हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू सीजीपीएससी के जो पेपर 7 हैं, जीएस 5 वाला पेपर, वो मैं इस सीरीज में डिस्कस करने वाला हूँ। पेपर 7 में आपका वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉज के ऊपर कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। लगभग 10 टॉपिक हैं और कुछ कुछ मिससेलेनियस टॉपिक हैं। उसके बाद सेकंड में इंटरनेशनल एंड नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको दिया हुआ है। और उसके बाद जो तीसरा पोर्शन है वो है इंटरनेशनल एंड नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड द रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसमें कईयों प्रकार के इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं, एजुकेशन इन एचआरडी दिया हुआ है और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं। तो टोटल अगर हम लोग सीजीपीएससी के पेपर 7 की बात करें तो पेपर 7 तीन भागों में बटा हुआ है: वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉज, इंटरनेशनल एंड नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड देयर रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट को पकड़ते हैं और फर्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं कि जो वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉज है उससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993। तो हम लोग एक आज जो हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक डील करेंगे वो है आपका ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें या इसका हम लोग हिस्ट्री देखें तो आपको मिलेगा कि एक पेरिस प्रिंसिपल के बारे में आपको कहीं भी अगर आप पढ़ेंगे तो पेरिस प्रिंसिपल के बारे में वर्णन मिलेगा जो 1991 में आया था। इसके जो गाइडलाइंस इशू हुए थे पेरिस प्रिंसिपल में, वो ट्रिगर किया था कि हम एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बनाएं, ठीक है। हम एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बनाएं, मतलब कि एक घर में हमारे देश में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएं जो कि काम करे किस पे, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब कि अभी तक इतना ही मैंने बताया कि पेरिस प्रिंसिपल 1991 में आया था और उसमें ये तवज्जो दिया गया था कि एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हर देश को बनाना चाहिए जो कि काम करेगा प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और उसके क्रेडिबिलिटी पे, उसके विश्वसनीयता पे भी इंश्योर करने की कोशिश करेगा। और इसी दौरान इंडिया पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। किस बात का? कि इंडिया ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा वायलेट कर रहा है। कहाँ पे? उस ये भी था कि जम्मू एंड कश्मीर पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, आंध्र प्रदेश में अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस की वजह से। तो इंडिया पे बहुत ज्यादा दबाव आ रहा था कि इंडिया को एक ह्यूमन राइट्स ऐसा कोई कानून लाना चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स पे काम कर सके। तो अब हम लोग इसके मेन पार्ट पे आते हैं, इंट्रोडक्शन इसका। और ये सब कारणों की वजह से एक एक्ट आया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ठीक है, PHRA हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये आया है 1993, 1993 में। अगर आप इस एक्ट को देखेंगे, PHRA जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है, वो 8 चैप्टर्स में बटा हुआ है और इसमें टोटल सेक्शन 43 सेक्शन है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें 8 चैप्टर्स और 43 सेक्शंस है। अब हम लोग आगे आते हैं और इसके जो 8 चैप्टर्स हैं उनके नाम हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी मतलब इसमें शॉर्ट टाइटल्स और कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं तो इसमें NH नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में दिया हुआ है कि एक कमीशन बनने वाला है और वो कमीशन कैसा होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होना चाहिए। उसके बाद थर्ड चैप्टर में उसके फंक्शंस एंड पावर्स के बारे में वर्णन है।
फंक्शंस एंड पावर ऑफ कमीशन, कि जो कमीशन है उसके क्या क्या फंक्शन रहेंगे और क्या क्या पावर्स रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं कि अगर किसी को इंक्वायरी करना है या कंप्लेंट करना है तो उसके क्या प्रोसीजर रहेंगे, तो प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी एंड कंप्लेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं उसके तो 4 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए। 5वां चैप्टर है SHRC, मतलब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी एक बॉडी होना चाहिए, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में लिखा है ह्यूमन राइट कोड होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स कोड होना चाहिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में इनका पैसा कहां से मिलेगा, फाइनेंस, इनका अकाउंट्स और इसको ऑडिटिंग कौन करेगा उसके बारे में जिक्र है। और 8th चैप्टर में मिससेलेनियस चीजें भरी पड़ी हैं। तो आपको ये टोटल, अभी तक हम लोग ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट में गए जिसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखे और उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा कि इसमें टोटल 8 चैप्टर है, 43 सेक्शन है और 8 चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाते हैं और अब इसका प्रियम्बल के पोर्शन पे आते हैं। प्रियम्बल क्या कहता है? अगर आप इसकी लाइन को देखें, प्रियम्बल जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि एक प्रियम्बल होता है जो पूरा एक समरी होता है, जो आपका मेन जो आपका कंटेंट है उसका एक निचोड़, जिसको आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ भी प्रियम्बल जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स जो ये एक्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसका जो प्रियम्बल है उसमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कि इसको कैसे इनैक्ट किया जाए। ठीक है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट है, इनको कैसे अपन बेटर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए यूज किया जाए। तो आप प्रियम्बल में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यही लिख सकते हैं कि इट प्रोक्लेम्स, अगर आप इसको लिखना चाहें तो इट प्रोक्लेम्स ऑब्जेक्ट ऑफ इनैक्टिंग इट। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था इसका, इसको इनैक्ट करने का, वो प्रियम्बल में लिखा हुआ है। दूसरी बात, इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि हमको स्टैब्लिश करना है, क्या स्टैब्लिश करना है, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हमको स्टैब्लिश करना है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन करना है, ह्यूमन राइट्स कोर्ट हमको स्टैब्लिश करना है। क्यों करना है उसके बारे में भी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर बेटर प्रोटेक्शन, क्योंकि प्रोटेक्शन और प्रमोशन तो ठीक है हो रहा है, लेकिन इसमें बेटर शब्द इस डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, या ध्यान दीजिएगा, बेटर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक, तो ये इसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं और हम लोग कुछ डेफिनेशन देखते हैं कि जो हम लोग चैप्टर 1 में इसका जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो क्या है। तो इसका ये जो एक्ट है आपका PHRA, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इसको याद रखेगा। इसमें जैसे मैंने आपको बताया 43 सेक्शन है, तो एक सेक्शन है 2D ऑफ द एक्ट जो है वो क्या कहता है, वो साफ साफ कहता है कि वो डिफाइन करता है कि ह्यूमन जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स वो हैं क्या, उसका मतलब क्या है ह्यूमन राइट्स का। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, द राइट, ठीक, रिलेटिंग टू, द राइट रिलेटिंग टू, सबसे बड़ी बात लाइफ, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे अधिकार जो किससे रिलेटेड हैं, लाइफ से रिलेटेड हैं, लिबर्टी से रिलेटेड हैं, इक्वालिटी से रिलेटेड हैं एंड डिग्निटी से रिलेटेड हैं। ठीक है, किसके, किसी इंडिविजुअल के, ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, अब ये इसको अब तोड़ तोड़ के समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स हैं ऐसे राइट्स जो कि एक इंडिविजुअल के लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी से के ऊपर आधारित है, उसको रिलेट कर रहा है। और ये सारे जो अधिकार हैं वो गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये
सारे अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अधिकृत है, उन लोगों को गारंटीड है कि आपको ये राइट्स मिलने ही चाहिए, या फिर इन लोगों से जो रिलेटेड ऐसे राइट हैं जो कि एम्बॉडीड हैं, मतलब सम्मिलित हैं किसी इंटरनेशनल कोविनेंट में, ठीक है, और इनफोर्सेबल है। भैया इंटरनेशनल कोविनेंट में तो बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन वो इन्फोर्सेबल बोल सकते हैं, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया, वो इंडिया के कोर्ट्स में भी एनफोर्सेबल होना चाहिए। ऐसे राइट्स को ह्यूमन राइट्स कहते हैं। आपको आई होप समझ में आया होगा कि इसका डेफिनेशन क्या है। ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो कि किसी इंसान के, इंडिविजुअल के लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और उसके डिग्निटी के ऊपर हैं, उनसे रिलेटेड हैं ऐसे अधिकार, और वो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गारंटीड हैं, या फिर किसी इंटरनेशनल कोवेनेंट में सम्मिलित हैं कि ऐसे अधिकार मिलने चाहिए, पर वो अधिकार हमारा देश में कोर्ट भी हमको देना चाहिए। तो ऐसे अधिकारों को, ऐसे राइट्स को ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। अब हम लोग अगर इसमें देखें कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बनना चाहिए, होना चाहिए देश में, उसमें कौन कौन होंगे, उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, तो उसके मेंबर्स के ऊपर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। तो उसमें एक जो चेयर पर्सन होता है इस पूरे कमीशन का, एक चेयर पर्सन होगा। वो चेयर पर्सन होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक। उसके बाद ये सब एक्चुअली यहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिटायर्ड, जो भी मैं अभी बताऊंगा वो सब रिटायर्ड वाले होते हैं कि इधर इस पोजीशन पे थे और रिटायर्ड हो गए, तो वो चेयरपर्सन बन सकते हैं। एक मेंबर होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए एटलीस्ट, एक मेंबर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, रिटायर्ड सब। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एक मेंबर, या फिर इसको आप कर लीजिए 2 मेंबर होने चाहिए, ऐसे व्यक्ति जो कुछ एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स पे, ह्यूमन राइट्स पे पहले ही उनके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो वहां से 2 मेंबर लेने हैं। फिर एक मेंबर लेना है जो चेयर पर्सन हो फॉर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ये एक्चुअली एक कमीशन है, क्या बोलते हैं, माइनॉरिटीज। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक ये आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, उसका जो चेयरपर्सन होगा वो इसका एक मेंबर होगा, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के बारे में बातचीत चल रही है। उसके बाद एक मेंबर होगा चेयरपर्सन जो होगा नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी, इनका जो चेयरपर्सन होगा वो भी मेंबर होगा, और एक मेंबर होगा चेयरपर्सन फॉर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो महिला के लिए जो नेशनल कमीशन बनता है उसके जो चेयरपर्सन होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे। ओके, अब आपको जब आप ह्यूमन राइट्स या प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको एक केस के बारे में जरूर हमेशा याद रखना चाहिए। वो केस है आपका परमजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस के बारे में आप जरूर जब भी इस एक्ट या कमीशन के बारे में पढ़ें तो इस बारे में हमेशा पढ़िएगा, क्योंकि इसी जब ये केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व किया था, इसी केस के दौरान ये ऑब्जर्व हुआ था कि चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन, जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके जो चेयरपर्सन है और उसके जो मेंबर होने चाहिए वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस
ऑफ, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो खुद चेयरपर्सन ही है, और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये होने चाहिए उनके मेंबर, और ये चेयरपर्सन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि जो एक जज होता है वो आजीवन इसी दिशा में काम करता है कि कैसे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जाए और कैसे इसकी हर किसी को अपने फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। और इन लोग पहले से एक्सपर्ट रहते हैं ह्यूमन राइट्स के फील्ड में, इसलिए इन्हीं को मेंबर और चेयरपर्सन बनना चाहिए। अब हम लोग, तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग आएंगे इसके फंक्शंस पे, फंक्शंस ऑफ कमीशन। फंक्शंस ऑफ कमीशन मतलब अगर आपका जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है तो उसके क्या फंक्शंस होंगे। तो देखिए, इसका एक फंक्शन सबसे पहला है इंक्वायरी करना। ठीक है, इंक्वायरी करना, क्या किस चीज पे इंक्वायरी करेंगे? कंप्लेंट्स पे करेंगे। मतलब कि अगर कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और उसका अगर कंप्लेंट किया गया है तो उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करेगा। अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा, इंटरवेंशन करना। ठीक है, दखल अंदाजी करना। किस पे करेंगे दखल अंदाजी? प्रोसीडिंग्स पे। किसके प्रोसीडिंग्स पे? जो पेंडिंग है बिफोर कोर्ट, कोर्ट के समक्ष उसको रखा जा चुका है और उस केस में कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मामला है तो वो इंटरवेंशन कर सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये पावर, ये फंक्शंस उनकी दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा, अगर हम लोग उसका फंक्शन देखें तो वो रिव्यू करने का भी काम करते हैं। किसको रिव्यू करेंगे? कंडीशंस ऑफ जेल। मतलब कि जेल की कैसी कंडीशन है, अमानवीय तरीके से तो नहीं रखा जा रहा है, ये सब चीजों को वो जरूर देखते हैं। उसके बाद चौथा रिव्यू, या फिर इसी में अपन जोड़ सकते हैं कि कंडीशंस ऑफ जेल को रिव्यू करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये देखते हैं कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ गार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, साफ साफ ये है कि ये रिव्यू कर रहे हैं एक तो कंडीशन ऑफ जेल को, और ये भी देख रहे हैं कि क्या जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट है उसकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये इस चीज को भी रिव्यू करते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं, ये उस कारणों को रिव्यू करते हैं जो इंपीड कर रहे हैं, मतलब कि जो बाधा डाल रहे हैं एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स में। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अपना ह्यूमन राइट्स को एंजॉय करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, उसको बाधा आ रही है, तो उस कारणों को देखते हैं कि कौन ऐसा कारण है जो उसको बाधा डाल रही है कि एक पर्सन अपना ह्यूमन राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। उसके बाद ये भी वो जरूर रिव्यू करते हैं और रिकमेंड करते हैं कि इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स, मतलब कि इंटरनेशनली अगर कहीं पे ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ रूल बन रहा है तो उसका क्या इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हमारे देश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बारे में भी जरूर वो रिव्यू करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये अंडरटेक करते हैं, कुछ चीजों को लेते हैं, जैसे कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स को भी ये अपने अंदर शामिल करते हैं जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड होंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये बिल्कुल एनजीओ को प्रमोट करते हैं, लिटरेसी को प्रमोट करते हैं कि ऐसे एनजीओ जो ह्यूमन राइट्स के साथ काम करते हैं और ऐसे लिटरेसी को बढ़ावा देते हैं कि ह्यूमन राइट्स के बारे में हर कोई जाने। इसीलिए सिविल सर्विसेज एग्जाम में ये वाला सिलेबस जरूर रहता है कि लोगों को पता होना चाहिए ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ पावर्स के बारे में। आप जैसे आप लोगों ने फंक्शंस के बारे में देखा कि ह्यूमन जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके क्या फंक्शन होंगे, आपको ये जानना भी जरूरी है कि
जो सेक्शन 13 है, इसका सेक्शन 13, ये उस कमीशन को, जो आपका NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसको एक पावर प्रोवाइड करती है। और ये पावर कौन सी है? सिविल कोर्ट की पावर। सिविल कोर्ट की पावर, जब वो किसी कंप्लेंट्स पे इंक्वायरी कर रही होती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो कैसे टाइप के कंप्लेंट्स होते हैं और कैसे वो काम कर सकते हैं सिविल कोर्ट में की तरह वो कैसे काम कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपको मैं कुछ कुछ एग्जांपल देता हूं। सबसे बड़ी बात, इनके पास पावर है कि ये सम्मन और एनफोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस ऑफ विटनेस। मतलब कि जो जो गवाह है, जैसे कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस लगाया, ठीक है, तो अभी उसको इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना। तो सेक्शन 13 जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, वो आप बिल्कुल उसको पावर दे रखा है कि आप सिविल कोर्ट की तरह काम कर सकते हो। तो सिविल कोर्ट के पास कुछ पावर्स होते हैं कि वो लोगों को गवाही देने के लिए बुलाता है, तो वैसे ही इनके पास भी पावर है कि ये सम्मन करने का क्षमता है किसको? विटनेस को, जो गवाह हैं उनको सम्मन करने का इनके पास क्षमता है। उसके बाद ये कंपेल कर सकते हैं, ये आदेश दे सकते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए इनके पास आदेश करने का भी पावर है। सबसे बड़ी बात ये। उसके बाद कोई एविडेंस है तो उसको रिकॉर्ड में रखने की भी इनके पास पावर रहती है। तो एविडेंस को रिकॉर्डिंग करने की जो पावर है वो भी इनके पास मौजूद है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं किसी विटनेस, कोई विटनेस है या कोई डॉक्यूमेंट है, इसको वो एग्जामिन करने का भी क्षमता रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन लोग सिफारिशी देंगे, आयोग है तो सिफारिशी देगा, इतना उनके पास पावर रहता है रिटर्न विटनेस और डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने का। उसके बाद इतना ये एक और पावर रहता है उनके पास कि वो प्रोडक्शन ऑफ एनी पब्लिक कॉपी, प्रोडक्शन ऑफ एनी पब्लिक कॉपी फ्रॉम एनी कोर्ट, मतलब कि कोई भी कोर्ट से वो पब्लिक कॉपी या किसी पब्लिक ऑफिस से कोई पब्लिक कॉपी को प्रोड्यूस करने का, मतलब उसको सामने लाने का, गवाही के लिए प्रस्तुत करने का वो आदेश दे सकते हैं। इतना उनके पास क्षमता है, ये पावर उनके पास दिया हुआ है। ठीक है। और किसी पर्सन को भी कोई जानकारी देने के लिए वो बोल सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं कि आपको ये जानकारी देना है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि एंटर एनी बिल्डिंग, वो किसी भी बिल्डिंग में एंटर कर सकते हैं जहां उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट जो जिस केस के लिए वो इंक्वायरी कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट वहां मिल सकता है, तो वो उस बिल्डिंग में विदाउट एनी परमिशन वो एंटर कर सकते हैं। तो ये सब सिविल कोर्ट्स में ये सब वो रहता है पावर, और ये कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी ये पावर मिली हुई है। ओके। और एक और पावर अगर आप इसमें डाल सकते हैं कि ये कंप्लेंट्स को, जो कंप्लेंट्स आते हैं उसको वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बड़े बड़े केसेस पे देखता है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टेट के छोटे छोटे केसेस पे भी हैंडल कर सकता है। अच्छा, अब इसमें कुछ कुछ सेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सेक्शन 17 के बारे में बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कैसे हम लोग कंप्लेंट को कर सकते हैं, मतलब कंप्लेंट्स किए हैं तो उसकी इंक्वायरी हम लोग कर सकते हैं। तो सेक्शन 17 में प्रोसीजर दिया हुआ है। सेक्शन 18 के बारे में आप ध्यान रखिएगा। सेक्शन 18 एक आउटलाइन स्टेप ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंटरव्यू इंक्वायरी आपके बारे में बताता है। मतलब ये एक आउटलाइन स्टेप है जो ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंक्वायरी क्या क्या होगा इंक्वायरी के दौरान और क्या उसके बाद होगा, उसके बारे में एक आउटलाइन दर्शाता है सेक्शन 18। सेक्शन 19 के बारे में आप एक बार ध्यान रखिएगा। सेक्शन 19 है, इसमें प्रोसीजर्स के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन प्रोसीजर किस बारे में? प्रोसीजर विद रिगार्ड टू वायलेशन कमिटी बाय पर्सनल ऑफ आर्म फोर्स। मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई आर्म्ड फोर्स अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं
तो उनके खिलाफ अगर इंक्वायरी करना है तो वो क्या प्रोसीजर है उसको सेक्शन 19 में दर्शाया हुआ है। इसके बाद आपको कुछ और सेक्शन को बस ध्यान में देखना है। सेक्शन 22 20(2) ये बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, एज द केस में भी, जो भी केस होगा, वो अपना एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, जो कमीशन अपना एनुअल रिपोर्ट देती है उसको पार्लियामेंट में, या अगर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है तो वो अपने जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें उसको उसके समक्ष प्रस्तुत करेगी। तो ये सेक्शन 22 में दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन अपना, देखिए आयोग है तो वो कुछ सिफारिश देती है, तो वो अपना सिफारिश देगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को उसको अपने पार्लियामेंट या अपने स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखना होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन लास्ट में, सेक्शन 21 में। इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट होता है, शैल बी कंस्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और ये क्यों कंस्टिट्यूट होता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्यों कंस्टिट्यूट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सेम रीजन होगा कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अगर हो रहा है तो इसको गठित किया जाता है। और ये बिल्कुल आपका 5 साल के लिए इसका टेन्योर रहता है, या फिर 70 साल, जो भी सबसे पहले पास आ जाए। ओके, तो स्टेट जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो अपना एनुअल रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देती है, और ये रिपोर्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने उनको रखना पड़ता है, ये तो आपको पता है। एक और हम लोग देख लेते हैं, सेक्शन 30। सेक्शन 30 ये कहता है, एक पावर देता है, ठीक है, पावर टू स्पेसिफाई अ कोर्ट ऑफ सेशन इन एनी डिस्ट्रिक्ट टू बी अ ह्यूमन राइट्स कोर्ट फॉर स्पीडी ट्रायल। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 30 ये पावर दिया है कि कोई भी कोर्ट को टू स्पेसिफाई अ कोर्ट ऑफ सेशन, जो आपका सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट को किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो सेशन कोर्ट होता है उसको ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाया जा सकता है फॉर स्पीडी ट्रायल। मतलब कि जल्दी जल्दी केस को निपटारा करने के लिए सेशन कोर्ट को ह्यूमन राइट्स कोर्ट में तब्दील किया जा सकता है, जो किसके लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए, ठीक है। ओके, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि हर गवर्नमेंट को कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाए, लेकिन अगर केसेस बहुत आते हैं तो फिर वो वैसा कर सकती है। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं, वो है आपका फाइनेंस एंड ऑडिट। फाइनेंस एंड ऑडिट, साफ बात है, ये कमीशन को पैसा कौन देगा, शैल बी फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, मतलब इसको गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी इन अकॉर्डेंस विथ ग्रांट। मतलब कि वो किस तरीके से करेगी, गवर्नमेंट के पास मतलब किस पैसों से करेगी, इन अकॉर्डेंस विथ ग्रांट अप्रूव बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट अगर इसको अप्रूव कर देती है तो ये ग्रांट मिलेगा, और ये ग्रांट फाइनेंस के रूप में इसके पास जाएगी। इसको ऑडिट कौन करता है, तो इसको ऑडिट कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कैग या कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो कैग संस्था है, वो इसको एनुअली ऑडिट करती है कि यहाँ पे कोई घपला वपला तो नहीं हो रहा है। ओके, सो टोटल आपको अगर इसको ध्यान देना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पेरिस प्रिंसिपल्स पे ये पूरी पिक्चर आधारित है। हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा इसमें, ऊपर से देखें तो देखिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखा, उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन देखे, 8 चैप्टर्स के बारे में नाम देखा, प्रियम्बल देखा इसका कि मेन उद्देश्य क्या था इसका, डेफिनेशन कुछ देखें कि ह्यूमन राइट्स को एक्चुअली क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स के बारे में देखा कि कौन कौन इसके मेंबर्स हो सकते हैं, एक केस देखा परमजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसके फंक्शन देखे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके पावर्स देखे कि अगर इसको सिविल कोर्ट की तरह इसके पास कुछ पावर्स होते हैं, वो पावर्स हम लोगों ने देखे। सेक्शन 17, 18, 19, 20, 2, 21 और 30 के बारे में हम लोग देखे। फाइनेंस ऑडिट कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा। तो आई थिंक इतना मेरे को पता नहीं कि ये सफिशिएंट है कि नहीं, लेकिन इतना जानना बहुत जरूरी है। इतना तो कम से कम जानना बहुत जरूरी है। इसके आगे आप और इसमें बहुत सारे पॉइंट जोड़ सकते हैं जो आपको कहीं से मिले, लेकिन इतना कम से कम आपको
ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानना जरूरी है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद हम लोग प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू फीमेल्स अंडर आईपीसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो आईपीसी है उसके तहत क्या क्या प्रोटेक्शन ग्रांट किया गया है फीमेल्स को, वो हम लोग देखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।